अभी जो हमारे अखबारों में हुआ कि हनीमून पे वाइफ ने ऐसा कर दिया या अपने हस्बैंड को ड्रम में कर दिया या कभी वो मार के फेंक ही दे, सबको पहले है। हनीमून पे जाएं और पता देखिए चले। पहले ऐसे बहुत सारे परिवार हैं हमारे चारों तरफ जहाँ लव मैरिजेस हुई हैं, पेरेंट्स ने देखा कि सक्सेसफुल हो रही है, दोनों में कोई अनबन नहीं है तो वो अच्छी निभ रही हैं। अभी आप देखिए चैट जीपीटी से तो एक बच्चे का वो सुसाइड किया उसने, उस पर आ गया था कि सुसाइड के तरीके। लोग जो क्वेश्चंस हमसे पूछते थे आजकल चैट जीपीटी से पूछ रहे हैं, तो डबल नुकसान के बाद हमारे पास आते हैं। फैमिली को समझना था, हमने इंसान को समझना था, वो इन्फॉर्मेशन हम एक मशीन से पूछ रहे हैं कि मेरी वाइफ को खुश कैसे रखा जाए। वो कहेगी आप डायमंड सेट दिलाओ। हम बहुत इजीली कहते हैं कि आपने देखा था आप भुगतो। सिंपल सा हमारे कल्चर का एक डायलॉग होता है ना कि हमें रोड पे चलने के लिए हेलमेट हमें डांट मार के या पनिश करके पहनाया जाता है। जो लोग नहीं मानते हैं वो है तो सेफ्टी के लिए ना। नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ। दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम खास विषय पे बातचीत करेंगे। पिछले दिनों विधानसभा में नारनौल से विधायक राम कुमार गौतम ने एक विषय उठाया, एक बात उठाई कि प्रेम विवाह पर अभिभावकों की माता पिता की अनुमति लेनी चाहिए। ये एक कानून बनना चाहिए क्योंकि समाज में युवा वर्ग भटक रहा है और अपनी मर्जी से शादी कर रहा है। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मेन गेस्ट है डॉक्टर सुमन बेहमनी। मैडम हिसार कोर्ट में फैमिली काउंसलर है और रिलेशनशिप के विषय को देखती है। मैडम, आपका स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा मैडम, वैसे तो आपके सामने जैसे रिलेशनशिप के और शादी के, री मैरिज के काफ़ी केसेस आते हैं, लेकिन हम सबसे पहले आज बात करेंगे कि हरियाणा विधानसभा में अभी पीछे सेशन था तो नारनौल से विधायक राम कुमार गौतम ने एक मुद्दा उठाया कि जो बच्चे जो प्रेम विवाह करते हैं या लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, ये सही नहीं है। इसको लेकर कानून बनना चाहिए और अगर शादी करते हैं, कोई प्रेम विवाह करते हैं तो माता पिता की अनुमति लेना चाहिए। ये आज के टाइम में जब हम 21वीं सदी में रह रहे हैं तो ये आप इसको कितना सार्थक समझते हैं, कितना सही मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतने सेंसिटिव टॉपिक को अपने प्लेटफॉर्म से बात करना चाहा। अगर हम बात करें कि हमारा जनरेशन्स बढ़ता कैसे है, हमारा ये जो पीढ़ी है और इसके संस्कार हैं, ये कैसे एक दूसरे में आगे पास ऑन होते हैं, कैरी फॉरवर्ड होते हैं, तो उसमें एक जो शादी है वो बहुत ही खूबसूरत एक रिश्ता कहा जाता है, एक बंधन कहा जाता है, या मैं कहूँ कि एक प्रोसेस है, ये एक है ना हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण मोड़ कहे या एक पड़ाव कहे। तो उसमें जब थोड़ा सा भी लगे कि कुछ ना समझी की वजह से या जो आजकल का वातावरण है, जो नॉलेज बच्चे ले रहे हैं, जहाँ से ले रहे हैं, जितना एडवांस हम हो रहे हैं, तो वो उनको लगता है कि अपने रूल्स वो खुद से बनाएंगे। वो इतने समझदार हो गए हैं कि वो खुद से अपने चीज़ों को समझने और करने लायक हो गए हैं। अब इसमें जो हम बात करते हैं शादी की, दोस्ती तक ठीक है। अगर हम बात करें कि बच्चा 5-10 लोगों से मिल रहा है, एक से उसका बहुत अच्छा जुड़ाव हो गया तो दोस्ती हो गई। पर शादी एक समाज से जुड़ा हुआ और एक आपके जीवन के प्रोग्रेस से जुड़ा हुआ आपका महत्वपूर्ण जिसे हम कहें डिसीजन है। जब उसमें लगे कि कहीं कहीं गड़बड़े हो रही हैं, कहीं कुछ हमारे डिसीजंस समाज को इफेक्ट डाल रहे हैं, तो हमारे जो इस समाज के जो देखभाल करने वाले हैं, इस देश का जो कानून चलाते हैं, उन लोगों को आगे आना चाहिए जी, कि वो देखें कि किस वजह से गड़बड़ हो रही है और कहाँ पे चीज़ों को संभालने की ज़रूरत है। तो अभी ये जो कानून बना है ये इस बेस पे बनाया होगा कि बच्चे बहुत नासमझी की एज में, नहीं कानून अभी मैम बना नहीं है, ये कानून बनाने की बात आगे आई है ना, कि अब ये देखो कि वो किस बेस पे बना होगा। हम यहाँ से शुरू करते हैं कि लगा होगा कि आजकल लव मैरिजेस, लिविंग रिलेशंस बहुत चल रहे हैं, तो उसके बाद लेकिन टूट भी बहुत रहे हैं। अगर सही चल रहे होते तो लोग अप्रिशिएट करते। मैम देखो, टूटने की बात तो ये है कि जो अरेंज मैरिज होती है, जो माँ बाप ने एक दूसरे के लिए लड़का लड़की देखे हैं, वो भी बहुत सारे टूटते हैं, परिवार टूटते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि आज से अगर हम बात करें 40 साल पुरानी, तो वहाँ पे अगर अरेंज मैरिज 40-50 साल हम मान के चलते हैं, अरेंज मैरिज हुई है तो परिवार साथ होता है।
हमें समझाता है कुछ गड़बड़ होने पर। मान लो हस्बैंड 10 दिन घर से बाहर गया, वाइफ अपने मायके चली गई, तो परिवार के लोग आते हैं। अब जो ट्रेंड है उसमें वो मिसिंग है, तो गलतियां होनी तो लाजमी है। हम कुछ डिसीजन ले वो ठीक ना हो कई बार। तो मुझे लगता है अगर मोरलेस देखा जाए तो इन वालों में जब अकेले डिसीजन ले रहे हैं, एक पर्सन अकेले सोच रहा है कि क्या ये सही है, निभाना उसको अकेले है, उसको उन सब के उतार चढ़ाव अकेले देखना है, तो दिक्कतें तो पहले भी थी, अभी भी है। कोई ना कोई एक फिक्स कानून जैसा हमें सोचना ज़रूर चाहिए। मैम जैसे अब कानून बन जाएगा तो जो युवा है, जो एक स्वतंत्र सोच रखता है, जो अपने करियर के बारे में सोचता है, जो बहुत कुछ करना चाहता है, और उसमें अगर कोई बाउंडेशन आ गई, कोई बंधन उन पे बंध गया कि भाई मैं तो ये कर ही नहीं पाऊंगा। अगर वो कोई लड़की है जिसके साथ वो जॉब करता है, जिसके साथ करियर उन्होंने बनाया है साथ चल के, और वो आगे अपना जीवन भी साथ निभाना चाहते हैं, तो इसमें मुश्किल क्या है, बुराई क्या है? नहीं, बुराई बिल्कुल नहीं है। आप इस चीज़ को समझिए कि वहाँ पर हम बहुत इजीली कहते हैं कि आपने देखा था आप भुगतो, सिंपल सा हमारे कल्चर का एक डायलॉग होता है ना। अब क्या वो बच्चा जो अभी इस उम्र में आया है, पढ़ाई पूरी हुई है या पढ़ाई करते करते हमें कोई पसंद आ जाए, वहाँ पे दोस्ती बहुत अच्छी निभ जाती है, हम समझ पाते कि दोस्त अच्छा है, बट शादी का मायना ही नहीं पता। तो ये इसमें इतना सिंपल है कि हमें रोड पे चलने के लिए हेलमेट हमें डांट मार के या पनिश करके पहनाया जाता है, जो लोग नहीं मानते हैं, वो है तो सेफ्टी के लिए ना। तो चीज़ें ऐसे भी देखी जा सकती है। मैं वही बात पूछना चाहता हूँ, जैसे कानून बन गया तो कानून के दायरे में तो सब आ जाएंगे। आप देखिए जब ये विवाह की बात आती है, लिव इन रिलेशनशिप की बात आती है, या प्रेम विवाह की बात आती है, लव मैरिज की, तो हमारे हरियाणा में तो पहले से ही आपको पता है कि खाप पंचायतें हैं, बहुत सारी ऐसे संगठन है कि जो इन चीज़ों पे पहले ही नज़र रखते हैं, पहले ही उनका ध्यान फोकस रहता है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए सोसाइटी में। तो कानून बनने के बाद तो ये खाप पंचायतें ही और ज़्यादा हावी हो जाएंगी युवा पीढ़ी पे। आपकी बात को मैं उस नज़रिए से देख के समझने की कोशिश कर रही हूँ कि हम शायद वो जान रहे हैं कि क्या ये बेनिफिट करेगा या नहीं, सीधा सीधा है ना। अब देखिए जो खाप पंचायतों वाला है या हमारे जो जिस हम कास्ट से बिलोंग करते हैं, जिस फैमिली बैकग्राउंड से हैं, तो हमें लगता है कि वो शायद अनपढ़ लोगों ने बनाया होगा, कुछ कम समझ के लोगों ने बनाया होगा, और उन्होंने ये एडवांस जो कल्चर बनता जा रहा है दोस्ती का, बाहर निकलने का, खुद की समझ जो हम पैदा हो रही है हम में, मतलब टाइम से हो रही है, टाइम से पहले हो रही है, तो उसमें सपोर्ट करेगा या नहीं ये भी बाद में देखा जाएगा। लेकिन नुकसान हुआ होगा सोसाइटी को उस एक ट्रेंड से जो हम बच्चों ने चलाया इस उम्र में, तभी जाके कुछ सवाल आए होंगे। तो वो सोचने लायक तो है ना कि मैं वहाँ देख रही हूँ इस चीज़ को कि क्या सच में इतना नुकसान हुआ कि उस पर कुछ कानून की ज़रूरत पड़ी, तो क्या ये ठीक है या नहीं। बिना नुकसान के तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती ना। तो ये वो बात आएगी कि मौलिक अधिकारों पे का हनन है, ऐसा तो कानून नहीं होना चाहिए। जब हम इंडिपेंडेंट है, हम अपना जो 18 साल से ज़्यादा की लड़की और 21 साल से ज़्यादा की एज का लड़का है, जब अदालत ने ही, संविधान ने ही उनको सेल्फ डिसीज़न लेने का अधिकार दिया है, तो वो ये नहीं कहेंगे कि भाई आज की 21वीं सदी में हमारे ऊपर ये कैसा, ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया गया है। अगर हम इसको एज से बांधेंगे तो अगर यही बात कोई 35 साल का या 31 साल का इंसान कहे या लड़की कहे तो आपको गलत लगेगा? तो नहीं लगेगा। लेकिन जो हम बात करें कि किस उम्र से, हम यहाँ सिर्फ बात समझेंगे कि समझ जब इंसान में आ जाए कि वो सही डिसीज़न ले सकता है और वो डिसीज़न सही भी निकले, तो कोई भी सवाल नहीं उठाएगा। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं हमारे चारों तरफ जहाँ लव मैरिजेस हुई हैं, पेरेंट्स ने देखा कि सक्सेसफुल हो रही है, दोनों में कोई अनबन नहीं है, तो वो अच्छी निभ रही हैं। जहाँ अनबन है वहाँ पे सोसाइटी एक्शन लेने पे आती है कि ये तरीका गलत है। जैसे हम लोग मैं अब फैमिली कोर्ट में हूँ तो वहाँ पे सारे केस डिस्प्यूट के आते हैं। कोई दहेज का है, कोई केयर नहीं कर रहा है, कोई बच्चे का ध्यान नहीं रख रहा, कोई लड़का होने पे है या लड़की होने पे है, बहुत सारे ऐसे मिक्स वो आते हैं। उन सब में एक कॉमन चीज़ कि जब चीज़ की समझ नहीं है, बात की समझ नहीं है, तो गड़बड़े होती हैं। अब तो देखो ना, ये कानून की बात आ गई कि भाई जीवन साथी चुनने के लिए कानून होना चाहिए, माता पिता की अनुमति होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। और वैसे जो युवा है वो अपने माँ बाप का या पेरेंट के साथ ही नहीं रहना चाहता, तो
हम बात करें, जैसे अभी एक और भी रिसेंटली एक केस सामने आया है, एक बहुत ही चर्चा का विषय है पूरे हरियाणा में, आपने भी सुना होगा कि एक मंत्री है, उन्होंने सैरोगेसी से बेटे को अडॉप्ट किया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मामला, क्योंकि अपने हरियाणा में तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, बहुत सारे लोग जो सवाल उठाते हैं। तो इसको आप, ये जो सैरोगेसी से माँ बनने का जो प्रचलन जो हरियाणा में शुरू हुआ है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखो, वहाँ पे भी मैं अपनी इसको, जो मेरी नज़र है, अगर मैं बात करूँ कि बीइंग ए रिलेशनशिप साइकोलॉजिस्ट, कि मुझे रिश्तों पे संभालने का मेरा पूरा मतलब वो होना चाहिए, ग्रिप होना चाहिए, है ना। तो वहाँ पे क्या रिश्ते बिगड़ रहे थे, तो हमने कोई तरीका अपनाया जिससे कि आपके रिश्ते बचे रह जाए, परिवार बना रह जाए। तो उसके लिए आप जो भी स्टेप कहेंगे ना, मुझे लगता है कि वो समाज को एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन ऐसा कोई स्टेप जिससे कि आपका फैमिली, आपका सराउंडिंग, आपका जो आप जिस बैकग्राउंड से हैं, आपका वो डिस्टर्ब हो, तो क्वेश्चन मार्क होता है। अभी यहाँ भी देखते हैं कि उसको हो सकता है कि 70% महिलाएं उसको एक्सेप्ट करें इस चीज़ को, या 30% महिलाएं कहेंगी नहीं ये तो गलत है। महिलाओं में भी कौन जो एक अच्छी हेल्दी लाइफ जी रही है, या जिसको सच में नीड है, हमारा ना कैटेगरी डिवाइड हो जाएगा। वो कहेंगे कि जो सशक्त महिलाएं हैं, हाँ, वो तो इसको सही मानती हैं, लेकिन अगर गांव में कोई एक लड़की या एक महिला ये प्रोसेस अपनाए, तो मुझे नहीं लगता कि उसको गांव में कोई अच्छी नज़र से देखेगा या उसको गांव में रहने भी देगा। देखिए, वही बेस क्या कि समझ किस चीज़ को लेकर है ना। अगर सेम प्रॉब्लम मुझे हो और मैं ऐसा कुछ करूं, तो मैं उसके एक्सेप्टेंस में जाऊंगी, उस डिसीज़न के, कि हमारे मंत्री ने ऐसा डिसीज़न लिया और मैं भी कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे उसका नीड है, मुझे अपना परिवार बचाना है, मुझे इस समाज में खुशहाल जीवन जीना है, क्योंकि तो सराउंडिंग के लोग ही आपको जीने नहीं देते हैं। अब वहाँ पे ये हुआ कि, और मान लो कि मैं वो फैमिली हूँ जिसमें कि ठीक है मेरे पास बेटा भी है, बेटी भी है, सब कुछ हेल्दी है, तो मैं अलग ढंग से बिहेव करूँगी। तो यह प्रॉब्लम समझने की बात है। ठीक गलत जहाँ देखते हैं वहाँ अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है। और जब हम आजकल का ये जो कल्चर है, रिलेशनशिप का जो कल्चर है, और पहली मुलाकात में लगता है कि यही जीवन साथी होगा, तो मैं वहाँ बहुत बार मेरे क्लाइंट जो होते हैं, मैंने कहा बच्चों पता तो है तुम्हें कि शादी होती क्या है? दोस्ती पता है कि हमने कपड़ों की तारीफ़ करनी है, हमने बालों की तारीफ़ करनी है, हमने उसके और कि वो क्या कर रहे हैं, उसके डेडिकेशन, उसका पर्सनालिटी की तारीफ़ कर दी, लेकिन शादी वो नहीं है। और ये करते करते हमें समझ में आता है कि शादी करनी है, क्योंकि शादी तो बहुत ही संवेदनशील, हाँ, वो बहुत कुछ अलग है ना। अब जिन्होंने कर रखी है, या तो हम उनसे बात करें, उनको देखें, वो हमारे पेरेंट्स होते हैं कि भाई ये भी आटे दाल का भाव भी मालूम होना चाहिए, बिजली का बिल भी भरना है, तुम्हें फ्यूचर के लिए सेविंग भी करनी है। तो लाइफ में अप डाउन भी आएंगे, हेल्थ फ्रेंडशिप तक तो सब बना अच्छा दिखता है, हाँ, क्योंकि फ्रेंडशिप तो सपोर्ट कोई और कर रहा है। आप अगर मान लो घूमने जा रहे हो, तो शायद आप खुद से कमा रहे हो, नहीं तो पेरेंट्स कमा के दे रहे हैं। अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ समझ जितना इम्प्रूव होती है, हमारे डिसीजन उतने बेहतर बनते जाते हैं। और जब वहाँ गड़बड़ ना हो, तो फिर सोसाइटी भी आपको कभी भी किसी और नज़र से नहीं देखेगी। तो मैम, जैसे आप फैमिली काउंसलर है, तो आपके पास किस तरीके के केसेस आते हैं, कैसे मामले आते हैं आपके पास? हाँ, अब ये दो अलग डायमेंशंस हैं। अगर मैं बात करूँ कि किस टाइप के केसेस में, देखिए, झगड़ा पड़ोसी का पड़ोसी से हुआ, और ऑफिस में अगर एम्प्लॉय का बॉस से हो गया, कहीं भी रात चलते किसी से हुआ, वो एक अलग डिस्प्यूट चीज़ है ना। मेरे पास जो केसेस आते हैं वो लोगों को मैरिज प्लान करनी है, शादी हमारी मैम 2 साल में घर वाले सोच रहे हैं, लेकिन मेरे को बहुत डर लग रहा है। ऐसे प्री मैरिज, हाँ, ऐसे यंगस्टर भी आ रहे हैं आपके पास? देखिए ना, अभी जो हमारे अखबारों में हुआ कि हनीमून पे वाइफ ने ऐसा कर दिया, या अपने हस्बैंड को ड्रम में कर दिया, या मतलब ऐसे बहुत सारे केस से तो डरने भी लग गए कि शादी, हाँ, मतलब मैंने देखा कि 15 दिन में जो एक मेल बच्चा मेरे पास आता था काउंसलिंग के लिए, वो नंबर ऑफ पीरियड बढ़ गया। आपके वो लड़के भी आते हैं? कैसी लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ, हाँ, कैसे करूँ, क्या तो ये प्री मैरिज में आता है कि शादी से पहले हमारे जितने भी डर हैं, जितने सवाल हैं, और यही सब काम हमारे पहले बुजुर्ग लोग करते थे। घर में चाचा है, बुआ है, बड़े भाभी हैं, सिस्टर है। अब वो जब मिसिंग हो गया, तो उनको जो डर है वो निकालना है, और ज़्यादा हेल्प तो फिर हमारे ये मीडिया कर देता है कि जो चल रहा है, मीडिया अपने आप से नहीं दे रहा है, मीडिया वो दे रहा है जो चल रहा है। तो जो चल रहा है उसको प्रेजेंट करता है रियलिटी को, तो फिर हम और डर जाते हैं। फिर हम देखें कि एक ऐसा है कि मैरिड लाइफ है,
और बेहतर करना है कि ये घर बना रहे, परिवार, बच्चे, तो और बेहतर कैसे, कुछ झगड़ा है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। फिर हमने देखा कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं समहाउ हमारा एक पार्टनर या तो हमसे अलग हो गया है या किसी भी कारणवश हम अलग अलग हो गए हैं, तो दूसरी शादी करने में रीमैरिज के लिए तो क्या क्या हमें मेंटली चैलेंज है कि पहले वाले दोबारा ऐसा हो जाएगा। अगर मान लो एक केस में एक पार्टनर ने धोखा दिया है तो यकीन मानिए वो दोनों पार्टनर जब दूसरी बार शादी करेंगे तो दोनों उसी फ्रेम से करेंगे। वो बेचारी या बेचारा जो भी आएगा नया, वो उसी ट्रैप में होगा कि ये उसी नज़र से भी देखेगा। नज़र से मतलब वही भाव है, तो वो भाव मिट जाए, पुराना जो एक्सपीरियंस, ट्रॉमा या बैड फीलिंग्स वो निकल जाए और हम साफ मन से, खुले मन से दोबारा प्लान कर सके। अच्छा मैम, जैसे आपने बताया प्री मैरिज से पहले भी काफ़ी लड़के आते हैं, लड़कियां भी आती हैं, तो लड़कों की मुकम्मल से क्या सवाल होते हैं आपसे कि क्या होना चाहिए? लड़कों का ये होता है कि मेरे घर को जोड़ के रखे, है ना, क्या मुझे समझ पाएगी, और आजकल जो डर है कि ऐसा क्या किया जाए कि वो हम लोगों का अंडरस्टैंडिंग ठीक रहे, मेरी तरफ से क्या हो। मेल कहते हैं कि मेरी तरफ से क्या हो, फाइनेंशियल सपोर्ट हो गया, इमोशनल सपोर्ट हो गया। उसके बावजूद भी तो केसेस हो रहे हैं। जिसने एक दिन भी साथ ही रहे, उन्होंने ऐसी घटनाएं जो हुई है, तो उसमें तो कोई वो एक दूसरे को समझ भी नहीं पाए थे। समझ भी नहीं पाए। और अगर हम आज का देखें तो नंबर ऑफ़ जो मेरा क्लाइंट है उसमें ये है कि जी हमारे पहले से रिलेशन है, उससे शादी नहीं हो पा रही, तो अब घर वालों की मर्ज़ी से या जिससे भी शादी हो रही है तो हम कैसे एडजस्ट करें। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं लव मैरिज और लिविंग की, तो मैरिज के टाइम ये सारा क्राउड हमारे सामने होता है कि ठीक है, पॉसिबल नहीं था उससे शादी होना, चाहे लड़का है चाहे लड़की है। नहीं पॉसिबल, उन्होंने क्या रीज़न क्या बताते हैं कि क्यों नहीं पॉसिबल हो पाया? जो लंबे समय तक लिव इन में रहे हैं या फ्रेंडशिप रही है, तो शादी तक क्यों नहीं पहुंच पाए? क्या दिक्कत आई? ऐसा उनको पता था कि हमारे पेरेंट्स तो नहीं मानेंगे, बट उनको एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए था अपने वर्क प्लेस पे या कॉलेज में या कहीं पे भी, तो उनको वो अच्छा लगते लाइफ हमारी निकल रही है, लेकिन दिमाग में एक मैसेज है कि पेरेंट्स नहीं मानेंगे शायद, या हमारे कल्चर अलग अलग हैं। इंटरकास्ट की कोई बाउंडेशन ज़्यादा मिलती है या सेम गोत्रा वाली बात आती है? नहीं, अभी जितना मेरे सामने आया है उसमें ये चैलेंजेस बच्चों के पास अब की डेट में नहीं है। उनको पता ही नहीं कि गोत्र क्या होते हैं, कहाँ मिलाने हैं, पसंद आ जाए ये उनके लिए एक चैलेंज है। सेफ हो और उनकी समझ के हिसाब से हो और लाइफ थ्रेटनिंग ना हो जाए। जो न्यूज़ आज के डेट में है उसमें बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम आ गया है। कभी वो मार के फेंक ही दे, पहले हनीमून पे जाएं और पता चले। पहले हमारी सोसाइटी में था कि बहू को जलाया जा रहा है दहेज के लिए। अभी भी शायद कुछ दिन पहले न्यूज़ थी कि पहले बहुत सारी चीज़ें सुनते थे कि कुएं में डाल दिया, आग लगा दी, जला दिया, या बहू को ऐसा या ट्रेन के नीचे डाल दिया, ऐसा कुछ चीज़ें होती और उसको या एलिगेशन लगा के वापस भेज दिया कि कुछ भी जो उसके कैरेक्टर पे है या कुछ भी अगर हम कहें। अब वो थोड़ा सा फील हो रहा है कि वापस मेल के ऊपर आ गया। मुझे लगता है चीज़ें तब भी रही होंगी, लेकिन अभी उस तरफ ध्यान गया है हमारा अपना किसी भी चीज़ को। लड़कों की तो आपने बता दी कि ये उनको डर होता है कि भाई उनके साथ अंडरस्टैंडिंग कैसे हो और उनको हम कैसे समझ पाए कि वो सही है गलत है, जो भी आपने बताया घर को जोड़। और लड़कियों की क्या सवाल होते हैं कि भाई शादी से पहले उनको वो क्या बातें करती हैं? अपना टर्म्स एंड कंडीशन की जॉब तो हमें करनी है, हमारा कोई फ्रीडम का चैलेंज ना आ जाए। और दूसरा जो मैंने इम्पोर्टेंट बताया कि पहले से उनके कोई रिलेशन है तो उससे वो कैसे अपने आप को अलग करें कि वो नेक्स्ट मैरिड लाइफ पे इफ़ेक्ट ना डाले। और लड़कियों को ये भी एक रहता है कि हम अपना कितना कुछ छोड़ के जा रहे हैं, तो हम सामने वाले से ये चीज़ तो हमें चाहिए पहले से ना फ्रेम फिक्स है। और जब हम कुछ सोच के करते हैं, सोच के जाएंगे, तो हम वही ढूंढ रहे हैं और उस चक्कर में मुझे लगता है कि और उससे बेहतर भी होगा वो भी मिस हो जाएगा जी। ये एक जो मुझे समझ में आया सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं सोच के गई कि ये चीज़ें 5 चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन 5 से मुझे बेहतर मिल रही थी, मैं वही 5 ढूंढ रही हूँ, वहाँ डिस्प्यूट है। तो एज का क्या है कि जैसे पहले को हम देखते थे गांव में शादी 18 साल 19 साल की एज में लड़के लड़की की शादी हो जाती थी, फिर वो अब एवरेज माने तो 20-22 तक में भी अब भी है वो ऐसा। तो आपके पास जो केसेस आते हैं उसमें ऐसा भी है कि 30+ के बाद मैरिज के लिए कोई लड़की या लड़का आते हैं? 26 से नीचे तो 26-27 से नीचे, क्योंकि वो एक स्टेबिलिटी जो है ना उनको करियर में या प्रोफेशन में या उनको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए और
और क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो रही हैं, जॉइंट फैमिलीज़ नहीं है, तो खुद ही खर्चा उठाना है। तो ये बहुत सारी चीज़ों का इम्पेक्ट होता है। शादी ना एक सिर्फ 7 फेरे नहीं, इसमें 2 जीवन साथी नहीं, मुझे लगता है कि एक पूरा पैकेज है। फैमिली साथ नहीं है तो पहले बच्चा सोचता है कि वो सेटल हो जाए, फिर हम देखते हैं कि जॉब्स का इशू है, फिर हम देखते हैं कि आजकल लड़कियां चाहे वो मतलब रेगुलर हो, चाहे वो होम ट्यूशन से हो या डिस्टेंस से हो, वो अच्छा पढ़ रही हैं। उस लेवल का बच्चा ढूंढना। और फिर बाद में ऐसा भी कुछ है कि भाई शादी के भी 2 साल तक वो कहते हैं कि अभी हमने फैमिली प्लानिंग नहीं करनी है। ये सबसे बड़ा इशू है कि जब हम देख रहे हैं कि स्टेबल होना है, अंडरस्टैंडिंग हो जाए, इस चक्कर में हमारा बॉन्डिंग बनता ही कम है। और वहाँ होता क्या है कि हम अपने पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, मेडिसिन को लेकर या किसी और चीज़ को लेकर हम शरीर पे इतने एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि जब हम देखते हैं 3 या 4 साल के बाद प्लान करें, तब हम चैलेंज की लाइफ में खड़े होते हैं। आपके पास कुछ ऐसे भी केसेस आते हैं कि जैसे बच्चे नहीं है किसी दंपति के पास, कपल के पास, और उनको वो आगे आपके कहे कि हमारा जो परिवार है, इन लॉज है या कोई पड़ोसी है, गांव के लोग हैं, वो हमें ताने देते हैं या कुछ ऐसा देते हैं जिससे वो साइकोलॉजिकल बड़े टूट जाते हैं। ऐसे कितने केस आते हैं? देखिए, ये भी एक मतलब नंबर ऑफ आज के डेट में ना, जो हमारा खान पान हो गया, लेट मैरिजेस हो गया, उसके बाद फिर हम खुद से टाइम देते हैं कि 3 साल घूमेंगे फिरेंगे, समझेंगे, शादी नहीं करेंगे, तो इससे बच्चे होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स तो आ रहा है फीमेल्स को। 30+ में तो शादी, फिर उसके बाद 2-3 साल और लगा देते हैं करियर बनाने में, तो सोचने में, समझने में। फिर दूसरा कि हमारी फैमिली न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, तो समझ देने वाला कि भी टाइम से ये ऐसा हो जाए, वो ठीक है। वो केसेस भी हैं और वो केसेस भी हैं जो 2 बेटियां हैं तो टेंशन की बेटा हो जाए तो स्ट्रेस है, 2 बेटे हैं तो टेंशन की एक बेटी होनी चाहिए। मतलब आप समझ के देखिए कि जहां हम अपनी यूनिट को शांतिपूर्वक या ठीक से ग्रोथ की तरफ नहीं लेके जा पा रहे, कुछ अड़चने हैं, तो उसको ठीक करने के लिए वो हमारे सामने है जी। कि कुछ भी है कि अब बहुत सारी ऐसे मैं कल का आपको बताती हूँ कि एक लेडी आई कि भी मैंने अपना टाइम 10 साल बच्चों को दिया, लेकिन उन्होंने शादी से पहले वो पढ़ते थे, जॉब करी, फिर फैमिली को दिया। अब जब बच्चे सेटल हो गए, 12th में हो गए, अपना बिजी हैं, अब उसमें जो चेंज आया बिहेवियर में, उससे सबसे रिश्ते टूट गए। सबसे रिश्ते टूट गए क्योंकि इन लॉज से, क्योंकि अंदर गुस्सा भर पेरेंटिंग के उसमें अंदर गुस्सा भर गया ना खुद को लेकर कि मैं अब क्या कर रही हूँ। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमने ढंग से बच्चों को पाला, लायक बनाया। हस्बैंड वर्किंग है, वाइफ अगर वर्किंग नहीं है या फिर वो नहीं जा पा रही है या उसने छोड़ दिया है, समय दिया है घर को, लेकिन वो कुछ समय के बाद ऐसा होता है कि अब क्या कर रही हूँ मैं। तो वो ये मानती हैं कि अपने लिए तो जी नहीं कभी वो, तो वो ढूंढने से रिजॉल्व हो गया और लाइफ बेटर हो गई कि आप अपने लिए ये करिए। उनको पता ही नहीं चल रहा था कि मैं ऐसा, मेरे बिहेवियर में अनइजीनेस क्यों आ गया, रिश्तों में चिड़चिड़ापन क्यों आ गया। तो अब वो ढूंढा सोल्यूशन निकाला, चीज़ें ठीक हो गई। उनको सिर्फ अपने लिए बिजी होना था, कुछ प्रोडक्टिव करना था, वो भी शायद 2 या 4 घंटे, मतलब जिसका अगर हम ये लाइफ स्टाइल तो खुद को बिजी रखना था उन्होंने, खुद के लिए कुछ फील होना चाहिए कि मैं अपने लिए कर रही हूँ। बट हम ये भूल नहीं समझ नहीं पाते कि कहाँ गड़बड़ है। तो वो गड़बड़ हेल्प करने में हम लोग की ढूंढो कि यहाँ ये ब्लॉक पे मिसिंग है, फिर लाइफ बेहतर हो जाती है। अच्छा मैम, ये जैसे परिवार टूटते हैं, डिवोर्स होते हैं, तलाक की जो बात है, वो आपके पास आते हैं, कोई वो वास्तव में इतने रियलिटी में इतने बड़े मामले होते हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं? देखिए, उनके लिए बड़े हैं। आपका एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस उसे बहुत हल्का, छोटा या ना समझी वाला ले सकता है, लेकिन 70% इजीली सॉल्व होने वाले होते हैं। 70% हम उसको कन्वर्ट, मतलब उससे भी से मैंने कहा ना, उस लेडी को क्या था कि 2-4 घंटे कुछ करना था, उससे उसकी सेहत खराब होने लग गई है, उसको पता ही नहीं चला क्यों मैं चिड़चिड़ी हो गई हूँ। तो ऐसे छोटे छोटे रीजंस जो उनके लिए बहुत बड़े लगते हैं उनको, और उससे समझ में आता है कि नुकसान कितना हो गया। बट 70% केसेस में बहुत थोड़े से भी काम करने से बेहतर रिजल्ट हो जाते हैं। क्या जैसे कॉमन क्या बातें आती हैं जो आपके पास पहुंचते हैं? हम दूसरे में चेंज लाना चाहते हैं। हस्बैंड वाइफ है, वाइफ कहेगी हस्बैंड ऐसे ऐसे कपड़े पहने, ये खाए, हम दूसरे में चेंज ला, इससे बात करें, इससे नहीं, इस टाइम आ जाए, मुझे घुमा के लाए। हस्बैंड कहेगा, मतलब कई उसमें होता है कि मेल कि भी तुमने इतने बजे ये करना है, ऐसे करना है, तुम नॉन वेज खाते हो तो वो छोड़ दो, वेज खाते हो तो वो छोड़, मतलब कुछ भी जो खुद को पसंद है दूसरे पे थोपना है। मतलब ये कह सकते हैं कि खुद में बदलाव लाने की बजाय सामने वाले में बदलाव चाहते हैं। एग्जैक्टली वही हो गया कि हमारे पेरेंट्स
अब समय चेंज हो रहा है तो पेरेंट्स वाली चीज़ें हमें नो डाउट हेल्प करती हैं, बट अब वो मिलती ही नहीं हो यहाँ पर, या हम उस ढंग से हमारा टाइमिंग्स मैच ना कर रहा हो तो हम फॉलो नहीं कर पाते हैं चीज़ों को। थोड़ा समझा कि देखें कि कहाँ क्या है जो हम कह रहे हैं सामने वाले को, वो मोरलेस हम उसको कह रहे हैं कि चेंज हो जाओ, तुम गलत हो। ये दो शब्द सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं आज के टाइम में, कि तुम चेंज करो और तुम बदल जाओ और तुम गलत हो। तीनों का एक ही मतलब निकलता है। होना क्या चाहिए, हम देखें कि भी इस जगह के हिसाब से मैं अपने में क्या बेहतर करूँ कि फिट हो जाऊँ। मैं ऐसे रहूँ और मैं कहूँ कि 15 चीज़ें चेंज कर दो, तो 15 चीज़ों में तो शायद 15 साल निकल जाते हैं, निकल जाएंगे। तो जैसे वर्किंग वुमेन में और हाउस वाइफ जो होती हैं, उनमें से ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में या ज़्यादा अपने आप को परेशान कौन समझती है? और जो घर टूटने की जो बातें आती है, रिश्ते टूटने की जो बातें आती है, तो उसमें कौन किसका संख्या ज़्यादा है? कैटेगराइज कभी नहीं करती हूँ कि वर्किंग वुमेन का ये या हाउस वाइफ का ये। सिर्फ एक बेसिक है कि समझ, वर्किंग वुमेन बहुत अच्छा कर रही है, ऑफिस मैनेज करती है, वो 4 चीज़ें नहीं सीखती है, वो घर को बेहतर संभाल रही है पहले से, और सही तरीके से इकोनॉमिकली भी सही संभाल रही है। और जो घर में है वो भी बहुत बेहतर, वो चाहे कहीं से भी सीखे, पड़ोसी से पूछे, पेरेंट्स से पूछे, कहीं से भी वो अपने वो बेहतर करने की कोशिश कर रही है। प्रॉब्लम किसको है? जो ले लेगा उसको प्रॉब्लम है। अब अगर हम समझे कि हम बाहर जा रहे हैं तो बाहर जाने में 10 लोगों से मिले तो दिमाग में कुछ ना कुछ तो चलता है जी, है ना। मतलब एक्स्ट्रा लोड तो है। आप देखिए यहाँ से मुझे 5 किलोमीटर जाना हो तो 50 लोग मुझे दिखे, 50 ख्याल आए, किसी ने ऐसे गाड़ी निकाली, किसी ने ऐसे, तो वही चीज़ हम लेकर आएंगे। वो लाइफ में वो ग्रोथ भी करने की सोचेगा। हाँ, मतलब सीखेगा भी, है ना। अब ले किस उसको हम नेगेटिव ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं। उन 50 लोगों को देखिए मेरी ड्राइविंग बेटर हो सकती है, सिंपल। बहुत सारी जो घर में है वो बहुत बेहतर बच्चों को संभाल रही हैं और अपने लिए और सोसाइटी के लिए बेहतर भी कर रही हैं कि यूनिट बना लिया और छोटी मोटी चीज़ें जो है उससे 5 लोगों को रोज़गार दिया। जो बाहर जा रहे हैं वो खुद हम औरों के यहाँ जॉब कर रहे हैं, वो शायद जो घर में है वो 5 लोगों को और रोज़गार दे रही है। तो ये नज़रिया अलग है। बात सिर्फ इतनी है कि आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट कितनी लाते हैं। तो घर बैठे वजन बढ़ाएं या बाहर जाके टेंशन लेकर आएं, जी। तो इम्प्रूवमेंट नहीं है। आप अपने आप को बेहतर कैसे करते हैं, मतलब अपने आप को बिजी कैसे रखें, अपने आप को पीस माइंड से कैसे रह पाए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इसमें। एटलीस्ट जो भी आप कर रहे हैं, बिजी हो सकता है मैं 5 घंटे टीवी देखूं, लेकिन मैं कुछ बेहतर देख रही हूँ और मैंने उसको अप्लाई भी किया, तो बेहतर है आपके लिए भी और आपके परिवार के लिए भी। एक मेल बाहर जा रहा है, वो सीख रहा है बाहर की ये चीज़ें हैं, वो आपके घर बता रहा है, तो इट्स अ इम्प्रूवमेंट। जहाँ ग्रोथ चाहे 0.1% है, वो पूरी फैमिली पे इम्पेक्ट डालती है। और जहाँ लगे कि नहीं प्रोडक्टिव कुछ नहीं हो रहा, हमने किया तो बहुत कुछ, बट फिर वो ना प्रॉब्लम में ही चला जाएगा। रिश्ते टूटने में, परिवार टूटने में मोबाइल का कितना रोल है मैडम? 90%। 90%? 90% रोल है। क्योंकि ना मेरा भी एक आर्टिकल था अखबार में कि आज की डेट में जितना अल्कोहल लेने से नशा होता है उससे ज़्यादा मोबाइल से होता है। तो ये खतरनाक है और हमें पता नहीं चल रहा। आजकल वो चले ना, रूम्स में एयर फिल्टर्स चले हैं, क्या हमें डस्ट दिखाई देती है? वो अपना काम कर रहा होता है। ऐसे ही मोबाइल, वो डिज़ाइन ही इस तरीके से हुए हैं, उसके एप्लीकेशंस, उसके कलर्स, उसके साउंड, कि आपका ध्यान जाए और आप रुक जाओ, और कोई पर्पस नहीं है। जो ज्ञान मोबाइल में है वो पहले बुक्स में था, फिर वहाँ गया। हमें स्पीडली मिल जाए तो हम उसका यूज़ कर रहे हैं। दूसरा ये कि हम शायद, मुझे लगता है कि आज की डेट में जितने मेरे आसपास के लोग हैं, जहाँ तक मेरी नज़र जाती है, मैं जिनको पहचानती हूँ या जानती हूँ, उसमें से 85% से ज़्यादा लोग सारा समय ख़राब कर रहे हैं मोबाइल से, प्रोडक्टिव नहीं है। अब मैंने रील देखी, मैंने कुछ भी देखा, अगर वही मैं फॉर एग्जांपल मैंने मूवी देखी, मैं उसको स्क्रीन पे देखती तो मैं पूरा देखती, मेरा बॉडी पोस्चर, मेरी कनेक्टिविटी, मेरा आईज कांटेक्ट, मेरा विज़न, उस सब पे इम्पेक्ट नहीं आता और मैं उससे कुछ मैसेज लेती कि मैं अलर्ट हूँ। यहाँ किसी भी पोस्चर में ढल के आप देख रहे हो, आपका बॉडी पोस्चर से फ़र्क आ रहा है। मतलब ऐसे फ़ोन टिकता है तो आपकी इस उंगली पे फ़र्क आ गया लोगों का, इसलिए ईजी कर दिया कि वो उसमें कवर में कुछ ऐसा हो। और डाल देते उसमें देख कवर। क्या रहे हैं, मोबाइल डिज़ाइन है कि जो आपने देखा, फॉर एग्जांपल मैंने आज देखा येलो साड़ी, तो मुझे शायद वो 10 दिन येलो कलर ही दिखाएगा। तो ये वो डिज़ाइन ऐसा है और वो हमें पता भी नहीं चल रहा। मैं सर्च करूँ एफर्ट्स डाल के डेली येलो, तो एक अलग बात है ना। तो मुझे लगा कि येलो इज़ ब्लेसिंग, येलो इज़ लाइक कि ये तो पहनना ही चाहिए, क्योंकि मुझे उसकी बैक टू बैक 10 दिन वीडियोज़ हैं।
अब ये मुझे पता ही नहीं चला कहाँ नुकसान कर गया, मेरा परसेप्शन बन गया, मेरा एक विचारधारा पे इम्पेक्ट हो गया। आपकी तो सोच बदलने लग जाती बिल्कुल है। कि अब सोचिए ना, वो 90% मुझे लगता है कि इन रियल वो नुकसान कर रहा है। कोई भी है, मैंने कोई कंटेंट ढूंढा, कोई लिटरेचर पढ़ना था, मैंने पढ़ा, इधर से ब्लिंक हो गया। अब नोटिफिकेशन ऐसे ब्लिंक होती हैं, कहीं भी कुछ नया होगा जो मैंने ऐड कर एकदम रखा से है आगे आ जाएगा, सामने आएगा कि तुम देखो। तो डिज़ाइन ऐसा है, जैसे कि खाने में होता है ना, कुछ ऐसे फास्ट फूड से मिलाए जाते हैं कि आपको पसंद आए, आपकी बॉडी को अच्छा लगे, ब्रेन को अच्छा लगे, खुशी महसूस हो, सेटिस्फेक्शन मिले, कितना ही हार्मफुल हो वो। सेम इज मोबाइल। तो इसका इफेक्ट साइकोलॉजिकल तो आपने बताया ही, वैसे भी कोई इसका नुकसान है, जैसे परिवार में आपस में मनमुटाव होना या और बहुत सारी बातें? बातचीत खत्म हो गई ना। अब देखिए, मान लो कि हम हस्बैंड वाइफ बैठे हैं, मैं अपना फ़ोन देख रही हूँ, वो अपना फ़ोन देख रहे हैं, हम बात नहीं कर रहे, हमें लग रहा है हम डिस्टर्ब भी तो नहीं कर रहे, हमने कुछ उनको परेशान नहीं किया, तो मैं अपने में बिजी हूँ। उस अपने में बिजी होने से हमारा कनेक्शन कैसे बनेगा? डाइनिंग टेबल पे भी मोबाइल देखते हैं, हम क्या खा रहे हैं हमें पता ही नहीं। तो ये तो मुझे लगता है कि बहुत सिंपल और मतलब दिखने वाले हैं, ना दिखने वाले इम्पेक्ट ज़्यादा हो चुके हैं। लोग रिश्ते कैसे निभाएं ये गूगल पे ढूंढ रहे हैं, गूगल पे ढूंढ रहे हैं कि रिश्ते कैसे निभाए जाएं, किस लड़की से शादी की जाए। अभी आप देखिए चैट जीपीटी से तो एक बच्चे का वो सुसाइड किया उसने, उस पर आ गया था कि सुसाइड के तरीके। मेरे पास 3 क्लाइंट है पिछले लास्ट वीक में जिन्होंने चैट जीपीटी से अपने क्वेश्चंस के आंसर लिए जो उनके लाइफ थ्रेटनिंग थे। चैट जीपीटी से कि मैं अकेली हूँ तो मुझे किस किस तरीके से मतलब ये ना कि अपनी लाइफ ऐसा करना चाहिए, लोगों का नज़र ध्यान मुझ पे जाए, हाथ पे काटना है या कोई पिल खानी है या कुछ भी ऐसा, वो इतना डिटेल में लिखते हैं। और हम बात करें कि किसी भी चीज़ का, अब सोचिए मान लो हेल्थ से कंसर्न है, मुझे जुकाम हो गया, जुकाम हुआ था किसी और वजह से, मैंने जो उसमें लिखा उसने मुझे देखा भी नहीं चैट जीपीटी ने, क्या शक्ल है, कितना वेट है, कौन सी उम्र है, कहाँ रहती हूँ। अब डॉक्टर भी हमारा देखता है कि रोहतक से हो, हिसार से हो या जम्मू कश्मीर से हो, तो ऐसी दवाई देगा। उसको तो नहीं पता, उसको दे भी दो बट वो मुझे तो इतना कितना जान पाएगा, उसको तो कमांड देनी होती है। हाँ, तो उसके बेस पे जो आंसर आएगा मैंने फॉलो कर लिया। लोग जो क्वेश्चंस हमसे पूछते थे आजकल चैट जीपीटी से पूछ रहे हैं, तो डबल नुकसान के बाद हमारे पास आते हैं। अब उसमें ये नहीं पता ना कि उनको कोई डिजीज है या उनका, जैसे आपने बताया वेट की कोई बात है, किसी चीज़ से एलर्जी है, ये बात तो पता ही नहीं ना उनको। वो लिख दो आप, फिर भी मतलब जब तक हम फिजिकल आप देखेंगे नहीं, या और भी है कि हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड 4 लाइनें पूछ के ही तो उससे ले लिया ना, इतना डिटेल में जो लिखेगा वो तो शायद चला ही जाएगा डॉक्टर के पास, शॉर्टकट चाहिए। मतलब ये कह सकते हैं कि जिसको कम नॉलेज है वो चैट जीपीटी पे जाएगा तो उसके लिए नुकसान हो जाएगा। समझ कि अब हम मतलब काफ़ी एक लोगों को नॉलेज हो गई, समझ आ गई कि ये हार्मफुल है, तो लोग नहीं अप्लाई करते हैं। ऐप ऐसे बन गए कि आपने इससे देख के लिखा है, इससे पूछ के लिखा है, मतलब इट मीन्स कि वो तब आया ना जब एक चीज़ से नुकसान हो गई। नुकसान का मतलब कि हमें नॉलेज कम थी। तो आपके पास ऐसे केसेस आते हैं कि मोबाइल की वजह से ये मेरे को टाइम नहीं देता या मेरे को टाइम नहीं देती, परिवार को टाइम नहीं मिलता, बच्चे हैं वो हमारे साथ नहीं बैठते क्योंकि ये मोबाइल, जब मैं आता हूँ मोबाइल में या टीवी में होती है, तो ऐसे कितने केस है और आप लोगों ने कुछ उसमें से उनको सॉर्ट आउट करवाया? 10 में से 8। 10 में से 8 केस तो ये रहा कि मोबाइल देख के हंसते रहते हैं। ऐसा क्या देखते हैं, मुझे तो गुस्से में बोलते हैं, मोबाइल पे जो देख के हंस रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ऐसा कौन है? मोबाइल शक ज़्यादा पैदा कर रहा है। वो फीमेल थी या मेल था जिसने ये कहा? फीमेल ने। फीमेल कह रही है अपने हस्बैंड के लिए कहा कि मोबाइल जब भी देखते हैं तो ये हमेशा हंसते रहते हैं, खुश रहते हैं, और जैसे ही मैं कुछ कह दूँ तो इनको गुस्सा आ जाता है। आप देखिए किसी भी चीज़ से आपका रिश्ता कब बनेगा, जब आप उसको समय देंगे, चाहे उसमें कमियां हैं सुधारने की कोशिश करेंगे, कुछ ना ही पसंद आया उसको समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम समय ही नहीं दे रहे हैं। समय कहाँ दे रहे हैं? हम फ़ोन पे, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल है और उसमें जो कंटेंट आ रहा है वो आपको खुशी दे रहा है, चाहे वो गलत आ रहा है या सही आ रहा है। काम करने का आप कितनी देर मोबाइल देखते हैं? मुझे लगता है कि पूरे दिन का 1 घंटा, जिसका जैसे काम होता है काम के लिए। अब बहुत से लोगों को फ़ोन पे काम है तो वो भी लैपटॉप पे आ जाते हैं जी। फ़ोन पे अगर हम देखें ना, वही चीज़ लैपटॉप पे ढूंढो, फ़र्क है। फ़ोन पे रिश्तों पे कैसे असर है, क्योंकि हमने टाइम किसको दिया, और हमने जो फैमिली को समझना था, हमने इंसान को समझना था, वो इन्फॉर्मेशन हम एक मशीन से पूछ रहे हैं कि मेरी वाइफ को खुश कैसे रखा जाए। वो कहेगी आप डायमंड सेट दिलाओ, मेरा तो बजट नहीं है। वो कहेगी आप खाना बना के खिलाओ, यार खाना तो मुझे कम आता नहीं है ना, मतलब कुछ भी ऐसा है। तो
गड़बड़ है, इससे पहले हम उस इंसान से ही बात कर लेना। तो जादू टोने के भी मामले आते हैं। वो थोड़ा सा मेंटल डिसऑर्डर में चले जाते हैं, जिसमें कि अगर मैं कहूँ कि अगर 10 में से 4 केस ऐसे आए जो मेंटली डिस्टर्ब है, नहीं जैसे और उसको लोग जादू टोना दिखा लिखो के आते हैं। नहीं ऐसा मान के चलो कि जैसे प्रॉब्लम है उनको मोबाइल से, प्रॉब्लम है फाइनेंशियली, प्रॉब्लम है आपसी समझ से, और वो सोचते हैं कि ये तो कोई ऊपरी हवा ऊपरी पराई का कुछ दोष है, वो हमारे पास नहीं आएगा। मैं फिर उसको कंसिडर भी नहीं करती, क्योंकि क्योंकि सामने वाले की समझ का भी एक लेवल हो जाता है ना, उसको वही बात समझ में आ रही है, उसको वही मुझसे चाहिए, तो वो फिर कहीं और आते तो होंगे आपके पास वैसे। हाँ, एक मतलब अगर हम कहें कि हफ्ते में 4-5 अगर आ गए हैं, तो वो कहते हैं कि ऐसा हो रहा है, हमने दिखवा लिया, अब आप देखो, उन्हें बताया कि ऐसे करने से हो जाएगा। हाँ, लेकिन फिर वो हम लोग के भी, क्योंकि वो अलग जैसे होता है ना कि हर चीज़ का एक एक्सपर्ट है, तो वहाँ फिर हम रेफ़र कर देते हैं कि आप वहाँ दिखाइए, क्योंकि उसमें मेडिसिन्स भी लगती हैं, आपका पूरा टेस्ट भी होगा। हम लोगों के टेस्ट करने के तरीके अलग हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं या कुछ हमने, और हमारा जो तरीका है थेरेपीज़ का, तो वो दवाइयों वाला हमारा नहीं होता है, इसलिए फिर हम उनको वहाँ रेफ़र कर देते हैं। लोगों को लगता है कि कुछ लोगों को लगता है कि आपके पास सारे सोल्यूशंस हैं, आप समझाएंगे तो मान जाएगा, ये भी एक ट्रस्ट होता है कि जी आप समझाइए, आपकी बात मानेगा, तो ऐसा लगता है। अच्छा मैम, एक और बात मैं बात करूँगा कि जैसे जो लिव इन रिलेशनशिप का एक ट्रेंड बढ़ा है या बढ़ता जा रहा लगातार, तो इसको आप कैसे देखते हैं? और आपके पास जो यूथ आता है या उनके पेरेंट्स आते होंगे कि भाई हमारा बच्चा ऐसे लिव इन में रहता है या हम लिव इन में रहना चाहते हैं, तो वो कितना सही मानते हैं या उनकी नज़र में कितना सही होता है? हम पहले बात करें कि जो 2 लोग रहना चाहते हैं उनके लिए कितना सही है। अब वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन क्या आती है कि हम रिश्ता तो निभा रहे हैं बिल्कुल हस्बैंड वाइफ जैसा, लिविंग का मतलब वही हुआ, लेकिन हम उस रिश्ते में बंधे नहीं है। बंधे नहीं है तो अपनी एक फ्रीडम भी है, आप समझ रहे ना, क्योंकि जो हमारे साथ फेरे होते हैं उसमें सिर्फ हमारा ऐसा नहीं कि हम हस्बैंड वाइफ बन गए हैं, उसमें और बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है, संस्कार है, जिम्मेदारी है ना, फ्यूचर के लिए क्या प्लानिंग है, बहुत कुछ है, एक दूसरे पे एक हक भी आ जाता है। लिविंग में ना कुछ चीज़ों की कमी है और कुछ चीज़ें हैं, मतलब आइसक्रीम सॉलिड फॉर्म में होनी चाहिए ठंडी ठंडी, लेकिन वो पिघल गई है तो फिर आप उसको नहीं, उसमें कुछ तो कमी है ना, टेस्ट लगेगा कि यार वही सब तो डाला था लेकिन जमी हुई नहीं है, और ये तो वही सब डाला था और सिर्फ 15 मिनट का फ़र्क था कि हम इसको फ्रीज़र करते और हमने नहीं किया। तो मुझे लगता है कि शायद वहाँ कहीं स्टैंड कर रहा है, पूरा क्लियरली तो नहीं देखें लेकिन वहीं कहीं है कि हमने समझ लिया कि साथ रहेंगे, हमने समझ लिया कि एक दूसरे का हम एक दूसरे के साथ लॉयल हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, हम साथ सो भी रहे हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभा रहे हैं, लेकिन फिर भी हक नहीं है। आप हक से कुछ नहीं कह पाते वहाँ, जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ। तो ये आप ठीक है, उसकी अपनी चॉइस है, वो कर सकता है। हस्बैंड वाइफ के नाम में ही बहुत बड़ी पावर है, वो वहाँ मिसिंग है, वहाँ पे सपोर्ट मिसिंग है, दोस्त भी अगर सेम पैटर्न से समझने वाले हैं तो वो सपोर्ट लेवल नहीं होता। और दूसरा कि हम टेस्टिंग मोड में हैं, हम कहते हैं 5 महीने रह के देखेंगे, ठीक लगा तो हाँ कंटिन्यूस, अदरवाइज नहीं। तो इसमें सोचिए, जब आप कोई चीज़ इस माइंडसेट से कर रहे हैं कि देख लेंगे ठीक लगता है या नहीं, तो कितना ठीक रहेगा। ये तो एक ऑप्शन आ गया ना दिमाग में, एक्सपेरिमेंट करके देख। हाँ, ये मैं उस पेज पे बता रही हूँ जो मैंने देखा और समझा, मैं उस पेज पे है। बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है जो मेरे सामने आए हैं कि आपको ना एक रास्ता सा खुला हुआ दिख भी रहा है और नहीं भी, रिश्ते में बंधे हैं लेकिन आपको लगता है कि यार ठीक लगा तो कंटिन्यू करेंगे, आप उसमें एफर्ट्स नहीं डाल रहे ठीक लगने के, तो कंटिन्यू कैसे होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। और अगर आप 4-5 महीना बिना उसके रहें एक पूरे हक के कि हस्बैंड वाइफ हैं, तो और जैसे एक रात के बाद जिस दिन फेरे हुए तो क्या कल आपको वो फीलिंग आ जाएगी, वो भी चैलेंज है जी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम उन परिवारों से हैं जहाँ पे शादी के बाद 3 साल बाद 2 साल बाद बच्चा हो जाए तो वो हस्बैंड वाइफ और क्लोज आ जाते हैं, और यही यहाँ पर उसकी कोई पॉसिबिलिटी तो दिख ही नहीं रही है, या मिसिंग है वो चीज़, तो फिर वो क्लोजनेस की भी अपनी है। और मुझे लगता है कि जब मुझे हो कि मुझे इसके साथ ही रहना है, ऑप्शन का कोई स्कोप नहीं दिख रहा मेरी, मतलब वो कण भी नहीं है मेरे दिमाग में, तो मेरी पूरी शिद्दत मेहनत एफर्ट्स लगेंगे तो रिश्ता बच भी जाएगा, क्योंकि वहाँ ये नहीं कि आप 4 दिन जाओ फिर देख लेंगे, शादी होकर आ गए हैं तो आ ही गए हैं, हमारा ही है, हमें ही संभालना है। अच्छा मैम, जैसे रिश्ते बने रहे, मजबूत बने, टूटे नहीं, ऐसी जो 3 बातें हैं जो आप हमारे दर्शकों को भी बताना चाहेंगे, वो ऐसी 3 बातें कि अगर कोई भी
इंसान, चाहे वो शादीशुदा है चाहे शादीशुदा नहीं है, वो इन 3 बातों का अनुसरण करे तो 50% से ऊपर उनको उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ऐसी कौन सी 3 बातें? आपने बहुत नाजुक सा पॉइंट उठाया और ये सच में समझने लायक भी है लोगों के लिए। अगर हम देखें कि बदलाव खुद से शुरू करें, दूसरे में कंप्लेन करने से पहले, और विश्वास जब हम दूसरे में ढूंढ रहे हैं कि ये ट्रस्ट करने लायक है या नहीं, ये भरोसे लायक है या नहीं, तो हम पहले भरोसे लायक बने कि सामने वाला हम पे भरोसा कर सके। जी। तीसरा, अगर मुझे लगता है कि ये जो बहुत खूबसूरत रिश्ता है, अगर आप देखें कि एक बॉस का एम्प्लॉय के साथ, एक 2 पड़ोसियों का भी, जहाँ पे जो रिश्ता जुड़ा है ना, उसकी अपनी एक फ्रेगनेंस है, उसकी एक मजबूती है, उसका अपना एक पूरा हम ना भाव है। जब उसको समझ लेते हैं तो रिश्ता निभाना कहीं मुश्किल नहीं हो सकता। आपका बॉस भी चेंज हो सकता है, आपका पड़ोसी भी चेंज हो सकता है, आप सड़क पे कैसे व्यवहार करेंगे वो भी चेंज हो सकता है। तो पहले तो ये समझना है कि उस रिश्ते में भाव क्या है। हम 2 लोग एक रिश्ते में जुड़े, हमने जिंदगी का एक बहुत खूबसूरत, जो हम कहें कि पल एक दूसरे के साथ बिताने का सौभाग्य लिया, तो वहाँ पर एक दूसरे से ज़्यादा पहले खुद को रिस्पेक्ट अगर हम कर पाए तो दूसरे को ऑटोमेटिकली जाएगी। हम जोर लगाते हैं कि ये विश्वास के लायक है या नहीं, हम जोर लगाते हैं कि ये मुझे रिस्पेक्ट करता है या नहीं, हम जोर लगाते हैं कि ये मुझे कितना प्यार करता है। जी। इसको रिवर्स कर लीजिए, ज़िंदगी बहुत बेहतर है। जी, तो दोस्तों आज हमारे साथ मैडम डॉक्टर सुमन बहमनी स्टूडियो में मौजूद है और मैडम ने पारिवारिक रिश्तों को लेके काफ़ी कुछ बातें आपको बताई, हमें भी बताई, और अगर हम मैडम की बातों का अनुसरण करें तो मुझे लगता है कि हमारे जो पारिवारिक रिश्ते हैं वो स्मूथली चल सकते हैं, अच्छे रह सकते हैं, टूटने से बच सकते हैं। मैडम, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।